नमस्कार एंड सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का इन पार्ट 4 ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर रियल नंबर्स। और इन वीडियोस का पर्पस क्या है यार? आपको सोचना सिखाना, आपकी कॉम्पिटेंसी बिल्ड करना, आपको आपके कंफर्ट जोन के बाहर धक्का देके कुछ नया सोचने के लिए, समझने के लिए मजबूर करना। अभी तक दोस्तों 3 पार्ट हो चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। जिन भी बच्चों ने नहीं देखा है जाके प्लीज देख लेना। और इसके साथ साथ बेटा ये लास्ट पार्ट होने वाला है रियल नंबर्स का। आई नो तुम पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए बोल रहे हो। इसी वीक में पॉलिनोमियल्स भी आ जाएगा और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस चालू भी हो जाएगा। अब आगे आने वाले चैप्टर्स में मैं क्या करूंगा, मैं पार्ट्स इतने सारे नहीं बनाऊंगा, मैं पार्ट्स कम बनाऊंगा, ड्यूरेशन बढ़ा दूंगा वीडियो की, 20-25 मिनट्स की ड्यूरेशन कर दूंगा। जैसे पॉलिनोमियल्स मैं 2 पार्ट्स में कवर कर दूंगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस भी मैं 2 पार्ट्स में कवर कर दूंगा। तो जल्दी बेटा आपके सिलेबस के साथ ना पेस मैच कर जाएगी मेरी, बस आप मेरे को थोड़ा सा टाइम दे दो। तो चलो भाई हम लोग होमवर्क क्वेश्चन से चालू करते हैं एज यूजुअल। कि हमने पिछली क्लास में 3rd पार्ट में जो आपको होमवर्क दिया था, जो आपको सोचने को बोला था, वो ये 2 चीजें थी। पहले इसको डिस्कस करते हैं बेटा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है? एनी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज डिविजिबल बाय 6, इज दिस ट्रू और नॉट? तो बेटा दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। आपको इसके पीछे का मैं क्रिटिकल मतलब लॉजिक क्या है और किस तरीके से आप इसको क्रिटिकली सोच सकते हो वो समझाता हूं। कि यार कोई से भी 3 रैंडम नंबर सोचो, जैसे तुमने 2 3 5 सोच, 2 3 4 सोच लिया, आई एम सॉरी। तुमने 119, 120, 121 सोच लिया। बेटा तुम कोई से भी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स उठाओगे ना, उसमें तुमको हमेशा एक 3 का मल्टीपल आते हुए दिखाई देगा। हमेशा तुमको उसमें एक 3 का मल्टीपल दिखाई देगा। है ये 3 का मल्टीपल? यहां पर 3 का मल्टीपल पहचानो पहचानो, बहुत मुश्किल हो रहा है क्या? तो हमेशा जब भी तुम 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लिखोगे दोस्त, तुमको उसमें एक 3 का मल्टीपल दिखेगा। और क्या हमेशा एक 2 का मल्टीपल भी दिखेगा? अरे भाई कभी भी तुम जब 3 नंबर्स लिख दोगे तो इवन नंबर्स तो आएंगे ना उसमें, जो कि 2 के मल्टीपल होते हैं। यहां पर तो तुमको ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। यहां पर तुमको 2 का मल्टीपल कौन दिख रहा है? जो ये 3 है यही 2 का भी मल्टीपल है। तो तुमको एक 2 का मल्टीपल दिखेगा और ऐसे 2 भी दिख सकते हैं। तो तुमको एक 3 का मल्टीपल और एक 2 का मल्टीपल दिखना तो तय है। ठीक है, 3 का मल्टीपल एग्जैक्ट 1 होगा बेटा, और 2 का मल्टीपल मिनिमम 1 तो होगा ही होगा, है ना? जैसे यहां पर तुमको एक ही दिख रहा है, यहां पर तुमको 2 मल्टीपल दिख रहे हैं 2 के, एक 2 भी और एक 4 भी। तो एक बात बताओ, अगर तुम 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लिखते हो, उनका प्रोडक्ट देखते हो, तो क्या वो प्रोडक्ट 3 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा? तो इसका कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि ये नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। हेंस आप कोई से भी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स देखेंगे, उनका प्रोडक्ट देखेंगे, इट विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय, यहां पे मैंने प्रोडक्ट नहीं लिखा हुआ तो आप समझ गए होंगे कि 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेके उनके प्रोडक्ट के बारे में सोचने को बोला था सर ने। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? कैन 2 नंबर्स हैव देयर एचसीएफ इज इक्वल टू 13 एंड एलसीएम इज इक्वल टू 19? या थोड़ा सा दिमाग लगाओ और बताओ कि एचसीएफ होता क्या है। जैसे 2 नंबर्स के हिसाब से सोच लो, 2 नंबर्स का अगर तुमको एचसीएफ निकालने को बोला जाए तो फैक्टर निकालने के लिए तो बोल रहा है। और फैक्टर होता क्या है बेटा? जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दे। मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं कि फैक्टर की टेबल में ये दोनों नंबर्स आएंगे और इन दोनों नंबर्स का एलसीएम निकालने को बोलूं तो एलसीएम क्या है? जो इन दोनों नंबर्स की टेबल में आ जाए। तो फैक्टर की टेबल में ये नंबर और नंबर की टेबल में उसका एलसीएम। तो क्या ये फैक्टर और एलसीएम के बीच में एक लिंक ट्री नहीं बन गया? तो क्या आप ये चीज विजुअलाइज कर पा रहे हो? जैसे मैं एग्जांपल भी लेके आपको दिखा देता हूं। मान लो आपके पास है 4 और 6, इनका एचसीएफ लिखो 2 आएगा, इनका एलसीएम लिखो 12 आएगा। तो भाई 2 की टेबल में ये आएंगे और इनकी टेबल में ये आएगा, तो क्या 2 की टेबल में ये भी नहीं आना चाहिए? तो हमेशा ध्यान रखना एचसीएफ और एलसीएम में ना फैक्टर और मल्टीपल वाला रिलेशन आपको दिखना चाहिए। क्या 13 की टेबल में 90 आता है? क्या 13 की टेबल में 90 आता है? हेंस दिस इज फॉल्स। अगर यहां पे लिख दिया होता मान लो 65, देन इट इज ट्रू,
क्योंकि जब आपको दिख जाता कि भाई HCF का डायरेक्ट मल्टीपल मेरे को LCM दिख रहा है, तो HCF और LCM अगर तुम निकाल रहे हो बेटा दो नंबर्स, तो वहां पर तुमको HCF और LCM में फैक्टर और मल्टीपल वाला रिलेशन दिखना चाहिए। और ऐसे सवाल तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। और आज के पार्ट में बेटा हम लोग वर्ड प्रॉब्लम से फोकस करेंगे। ये वर्ड प्रॉब्लम्स मुश्किल नहीं होती हैं, लेकिन इनको कॉम्प्रीहेंड करना बिकॉज ऑफ देयर लैंग्वेज बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है। और यहां से भी आपको आपकी कॉम्पिटेंसी चेक होती है बेटा। और ये आपकी एकदम अप्रोप्रिएट प्रॉब्लम्स हैं फॉर बोर्ड एग्जाम्स। ऐसे प्रॉब्लम्स आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में देखने को मिल सकती हैं। क्या कह रहा है सवाल? अ फॉरेस्टर वांट्स टू प्लांट 66 एप्पल ट्रीज, 88 बनाना ट्रीज एंड 110 मैंगो ट्रीज। ठीक है, ये तीनों टाइप के इतने इतने पेड़ उसको प्लांट करने हैं इन इक्वल नंबर इन नंबर ऑफ ट्रीज। ऑल्सो ही वॉन्ट्स टू मेक डिस्टिंक्ट रोज फॉर ईच टाइप ऑफ ट्री। मतलब पहले वो क्या करेगा बेटा, ऐसी एक स्पेस में ना एप्पल ट्रीज को प्लांट कर देगा, फिर उसके बाद एक अलग स्पेस में वो बनाना ट्रीज को प्लांट कर देगा, और उसके बाद बेटा वो मैंगो ट्रीज को प्लांट कर देगा। लेकिन यहां पर ये क्या मतलब है, इन इक्वल नंबर इन नंबर ऑफ ट्रीज? इसका मतलब है कि आप पहली वाली लाइन में जितने ट्रीज को प्लेस करोगे उतना ही यहां पर ट्रीज प्लेस होने चाहिए, उतना ही यहां पर ट्रीज प्लेस होने चाहिए। तो आप इसको विजुअलाइज करो अब कि आप लोग जब ये ट्रीज को प्लांट कर रहे होगे ना बेटा, तो आप पहली लाइन में जितने ट्रीज को प्लांट करोगे उतने ही दूसरी लाइन में भी होने चाहिए, उतनी तीसरी लाइन में भी होने चाहिए। और पहले आप लोग सारे एप्पल को कर दो, फिर आप लोग सारे के सारे बनानास को कर दो, और फिर आप मैंगोस को कर दो, क्योंकि लिखा हुआ है he wants to make distinct rows for each type of trees। और फिर उसने पूछा है कि भाई मिनिमम कितनी नंबर ऑफ रोज लगेंगी। अब एक बात बताओ, पहली वाली लाइन के बारे में सोचो। ठीक है, इसमें आपको मैं बोल रहा हूं कि एप्पल ट्री लगाना है, तो आप लोगों को सोचना है कि यार मैं पहले में कितने एप्पल ट्रीज लगाऊं। इस तरीके से ही सोचोगे, एकदम बारीक से समझाऊंगा बेटा, एकदम कंसेप्चुअल तुमको क्लैरिटी मिलेगी कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, रटना नहीं है कुछ भी। तुमने एप्पल के बारे में सोच लिया, तुमको ये पता है कि जब तुम मैंगो ट्री लगाने जाओगे ना, तुमने एप्पल ट्रीज लगा दिए 66। ठीक है, ऐसे ऐसे करके तुमने लगा दिए, मान लो 4-5 रो में तुमने लगा दिए। उसके बाद जब तुम मैंगो की लाइन में पहुंचोगे, मान लो मैंगो की लाइन यहां से चालू हो रही है, सॉरी बनाना की लाइन में पहुंचोगे, तो अब भी तो तुमको बनाना की पहली लाइन में उतने ही पेड़ लगाने पड़ेंगे जितने तुमने यहां पर एप्पल की पहली लाइन में लगाए थे, क्योंकि ये लिखा हुआ है इक्वल नंबर ऑफ ट्रीज होने चाहिए हर एक रो के अंदर, बोला हुआ है ना। तो मतलब ये 66, ये 88 और ये 110, आप जब इनको बांट रहे हो तो आप ऐसा नंबर सोचो कि एक के पीछे एक अलाइनमेंट हो जाए। तो अब आप सोच पा रहे होगी कि सर मतलब इनके कॉमन फैक्टर से मतलब है, मतलब इन तीनों के तीनों नंबर्स के 66, 88 और 110 को हमको बांटना तो है, लेकिन कैसे नंबर के थ्रू बंटवाएं जो कि तीनों का फैक्टर हो। अब जब आपको रोज को मिनिमाइज करना है तो ये सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए ना, क्योंकि यार दो भी इन सबको डिवाइड कर देगा, तो आप दो 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 करके ऐसे भी लगा सकते हो, लेकिन उससे कितनी सारी रोज हो जाएंगी। मेरे को तो मिनिमम नंबर ऑफ रोज चाहिए ना, मतलब एक लाइन में सबसे बड़ा नंबर चाहिए मेरे को जो इन तीनों को काट दे, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से मतलब है। तो आपके सबसे पहले तो आप ये निकालोगे कि आपको एक लाइन में कितने पेड़ लगाने हैं जो कि इन तीनों का HCF आएगा। देखते ही पता चल रहा है वैसे HCF क्या हो जाएगा बेटा, 22 के बराबर। ठीक है, तो हर एक में 22-22 आपके पेड़ लगेंगे, तो आपकी एप्पल की बेटा कितने 22-22-22 3 हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गए 3 अपने। फिर आपके बनाना के 4 हो जाएंगे, 1 2 3 4। और फिर आपके मैंगो के कितने हो जाएंगे बेटा, 110 है ना मैंगो, तो इसके हो जाएंगे 5। तो 3 4 7 7 5 12, 12 आंसर आ जाएगा। मिनिमम नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाएंगी बेटा, 12। एकदम स्कैन करके दिखा दिया तुमको, तुमको विजुअलाइज हो गई होगी प्रॉब्लम कि भाई मैं ये फॉरेस्टर ही हूं, कि मेरे को सोचना है कि मैं अपनी पहली रो में कितने पेड़ लगाऊं।
और फिर सोचना है कि यार पहली रो में जितने पेड़ लगाऊंगा ना वैसे ही हर रो में लगते रहने चाहिए। और फिर समझ आया कि भाई ऑब्वियस सी बात है यार, जब ऐसा नहीं हो सकता कि यार एक रो में आधे में एप्पल लगा दिया आधे में मैंगो लगा दिया, तो इक्वली डिवाइड होना चाहिए। समझ रहे हो? तो मतलब फैक्टर की रिक्वायरमेंट है जो कि ऐसा नंबर हो जो कि इनको एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। और फिर एग्जैक्टली डिवाइड करने के बाद मिनिमम की कंडीशन लगाओगे, मिनिमम की कंडीशन लगाओगे तो समझ आएगा कि एक लाइन में मैक्सिमम नंबर चाहिए, सबसे हाईएस्ट नंबर चाहिए भाई। तो इसलिए एचसीएफ से हमारी यहां पे डिमांड पूरी हुई। अगला सवाल आप लोगों के सामने है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ भी चुका है, दोबारा आ सकता है, आराम से देख लीजिए। 3 alarm clocks rings their alarms at regular interval of 20 minutes, 25 minutes and 30 minutes. If they first beep together at 12 noon, at what time will they beep together again? बेटा ये प्रॉब्लम मेरे को पता है सबसे फेवरेट क्यों लगती है, क्योंकि ये आपको ना एक्चुअली जो एलसीएम का एप्लीकेशन है ना, एलसीएम की अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप करेगी। एलसीएम क्या है बेटा? एलसीएम एक ऐसा नंबर है जो कि आपको वो कॉमन पॉइंट दिखाता है सबसे पहला, कि वो लोग आके कहां पर सबसे पहले मर्ज करेंगे। जैसे ये यहां से चलना चालू हुआ है यहां से और यहां मिले, तो इनकी फ्रीक्वेंसी कहां पर मैच हो रही है, ये कहां पर आके मिलने वाले हैं। जैसे तुम सोचो कि यार तुम्हारे पास ना एक अलार्म है जो कि हर 2 सेकंड पे बजता है, मतलब 2 पे बजेगा, फिर 4 सेकंड पे बजेगा, फिर 6 पे बजेगा, फिर 8 पे बजेगा, फिर 10 पे बजेगा। एक दूसरा अलार्म क्लॉक है जो कि हर 5 सेकंड पे बज रहा है, तो ये 5 पे बजेगा, या 10 पे बजेगा, फिर 15 पे बजेगा। तो आप खुद सोचो कि ये 2-2 के इंटरवल में अपनी साइकिल को रिपीट कर रहा है, मतलब बार बार ये एक प्रोसेस रिपीट हो रहा है, और यहां पर 5-5 के इंटरवल पे हो रहा है। तो आप लोगों को 10 सेकंड पे ये दोनों के दोनों बजते हुए दिखाई देंगे ना, तो यहां पर ये साथ में बज रहे हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी इनकी मैच कर गई है, और यही आपका एलसीएम है। इस तरीके से एलसीएम के बारे में सोचना सीख जाओगे ना, हर सवाल बहुत आसान लगेगा। तो बेटा 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, ये 20-20 मिनट की साइकिल में बजता रहेगा, ये 25-25 मिनट की साइकिल में बजता रहेगा, 30-30 मिनट की साइकिल में बजता रहेगा। तो एक इंस्टेंस ऐसा आएगा ना जहां पर ये साथ में रिंग करेंगे, और वो इंस्टेंस कौन सा होगा? इनका कॉमन पॉइंट, यानी कि इनका एलसीएम। और फटाफट ओरली निकाल लेते हैं। जब भी 3 नंबर दिए हो, एलसीएम निकालना हो, पहले 2 का निकाल लो, फिर उसको तीसरे के साथ ले लो, ठीक है? समझ आ गया? 20 और 25 का एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा? 100। 100 और 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 300। 300 मिनट, 300 मिनट का मतलब क्या है बेटा? अपना 5 घंटा। तो 12 बजे दोपहर में बजा था, अब शाम में 5 बजे बजेगा बेटा। 5 PM इज द आंसर। ठीक, ये भी अच्छी चीज है भाई, सोचना है इसके बारे में। अगर ए और बी कोप्राइम नंबर्स हैं, सबसे पहले तो कोप्राइम का मतलब पता है ना, ऐसे नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। ठीक है, अब यहां पर मैं तुमसे एक और चीज पूछता हूं, यहीं से तुम्हारी कॉम्पिटेंसी बिल्ड होगी। क्या दो कोप्राइम नंबर्स, दोनों के दोनों, क्या वो प्राइम नंबर्स हो सकते हैं? क्या वो दोनों के दोनों कॉम्पोजिट हो सकते हैं? क्या वो एक प्राइम और एक कॉम्पोजिट हो सकता है? सोचते हैं। बहुत ही अच्छी चीज है बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। तो क्या दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स मैंने ऐसे कोई देखे हैं जो कि कोप्राइम पेयर बना दे? तो आप बोलोगे यस सर, 3 और 5, है ना? दोनों के दोनों बेटा अपने प्राइम है, और दोनों के दोनों को प्राइम पेयर भी बना रहे हैं। एक प्राइम हो, एक कॉम्पोजिट हो, और वो को प्राइम पेयर बना दे, सोचो। तो मैं बोलूंगा सर 3 और 4, एक प्राइम है अपना और एक अपना दोस्त कॉम्पोजिट है ना? तो लेकिन मिलके को प्राइम पेयर बना रहे हैं, 3 और 4 का भी एचसीएफ 1 ही है। अब ऐसे दो कॉम्पोजिट नंबर सोचो जो कि को प्राइम पेयर बनाए, तो आप बोलोगे सर 4 और 9। तो बेटा तीनों केसेस पॉसिबल होते हैं को प्राइम के लिए। हम लोग ना पता नहीं क्यों ये एक मिसकंसेप्शन डाल लेते हैं दिमाग में कि को प्राइम पेयर है तो दोनों नंबर्स प्राइम होंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो अगर ए और बी को प्राइम है, सबसे पहले तो ये आपको मैंने एक नई चीज बता दी। तो अपने को सोचना है कि ए क्यूब और बी क्यूब भी को प्राइम होंगे या नहीं होंगे? इसका आंसर है बिल्कुल होंगे। आप लोग कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल लेके इसके बारे में सोचिए, ये आपका टास्क है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। एक और सवाल आ गया है आप लोगों के सामने। अ सेमिनार फॉर टीचर्स इज कंडक्टेड। ठीक है, और बेटा हिंदी के आपके 60 टीचर्स हैं, इंग्लिश में आपके 84 टीचर्स हैं, मैथ्स में आपके 108 टीचर्स हैं। इन ईच रूम
same number of educators needs to be seated of same subject. सेम सब्जेक्ट के होने चाहिए एक रूम के अंदर, ठीक है. मैक्सिमम नंबर ऑफ एडुकेटर्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन वन रूम. अगेन अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो कि तुमको बेटा ये 60, 84 और 108 इन लोगों को बिठाना है और एक रूम में सेम ही सब्जेक्ट के टीचर्स बैठ सकते हैं. और तुम्हारा पर्पस क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एडुकेटर्स तुम एक रूम के अंदर एकोमोडेट कर दो. तो सबसे पहले तो बंटवारा बढ़िया से होना चाहिए. 60 का, 84 का, 108 का बंटवारा बढ़िया से होना चाहिए. इसका मतलब क्या है? कंप्लीटली डिविजिबल. ऐसा नंबर सोचेंगे जो कि कंप्लीटली डिवाइड कर दे, मतलब फैक्टर के बारे में सोचेंगे. और अब अपने को समझ आ रहा है कि यार बंटवारा भी ऐसा होना चाहिए जो भाई बड़ा नंबर हो, जो इसको अच्छे से खाए. मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में अपने को यहां पर जांच पड़ताल करनी है. तो 60, 84, 108 इनका अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखें तो 12 बिल्कुल है. 12 है इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हाँ, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? पहले का 12. मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड. तो बेटा अगर आप एक रूम में 12 जो कि मैक्सिमम बिठा सकते हो, है ना, इसके ऊपर लेके जाओगे तो फिर वो एग्जैक्ट बंटवारा नहीं करेगा. यही आपका सबसे बड़ा फैक्टर है ना. 30 कर देगा इसका बंटवारा, लेकिन फिर इसका नहीं करेगा, इसका नहीं करेगा. तो इस तरीके से सोचना है. तो मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड वुड बी 60 लोग 12 के हिसाब से बिठाओगे तो 5 रूम लगेंगे. 84 लोग 12 के हिसाब से बिठाओगे तो कितने लगेंगे बेटा? 5, 7 लगेंगे. और 108 12 के हिसाब से बिठाओगे तो 9 लगेंगे. तो 5, 7, 12, 12, 9, 21, टोटल 21 रूम. ठीक है भाई, कहानी क्लियर. चलो एक लास्ट सवाल करते हैं बेटा, फिर रियल नंबर्स को एकदम खत्म कर देंगे. इसके बाद पॉलिनोमियल्स का पार्ट आएगा और कल ही डाल दूंगा पहला पार्ट. फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स whose sum is 91 and HCF is 13. ये सवाल तुमको होमवर्क में देके जाऊं या फिर सॉल्व करवाऊं? चलो इसका आंसर ना मैं कमेंट में डाल दूंगा, पिंड कमेंट में डाल दूंगा. लेकिन तुम लोग खुद से इस सवाल को सॉल्व करो, ताकि भाई थोड़ी सी मेहनत तो तुम्हारी साइड से भी होना और मेरे को दिखे कि यार बच्चा मेहनत कर रहा है मेरे साथ मिलके. तो उससे यार तुम समझो यार हमारी मोटिवेशन भी बढ़ती है कि जब मेरा पढ़ाया हुआ तुम तक पहुंच रहा हो, तुम उसके अकॉर्डिंग मेहनत कर रहे हो, सीख रहे हो यार, तो मजा आएगा ना दोस्त. और वैसे यार आप लोगों ने काफी अच्छा खासा सपोर्ट किया है, काफी अच्छा अप्रिशिएट किया है. उसके लिए मैं जितना थैंक यू बोलूं भाई उतना कम है. और मैं ज्यादा से ज्यादा बेटा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने की कोशिश करूंगा. लेकिन मैं तुमको अपनी मजबूरी बता देता हूँ बेटा. देखो यूट्यूब से मेरा घर नहीं चलता है ना, तो मेरे को फ्रीलांस और मैं ऑस्ट्रेलिया वगैरह के ट्यूशंस लेता हूँ, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाता हूँ बच्चों को, थोड़ी प्राइवेट ट्यूशंस लेता हूँ. तो ये सब चीजें करता हूँ बेटा, तब जाके घर चल पाता है. तो तुम समझ रहे हो, तो बाकी चीजों को भी टाइम देना पड़ता है क्योंकि पैसा वहां से आ रहा है. तो इसलिए मैं जितना टाइम निकाल पाता हूँ निकालता हूँ. लेकिन मैं अपनी साइड से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं और ज्यादा टाइम निकालूं दोस्त. आप लोगों को बस साथ बने रहना है यार, आप लोगों को मोटिवेट करके रखना है. आपका मोटिवेशन मेरे को यार कमेंट्स में दिख जाता है, लाइक्स के थ्रू दिख जाता है. जब आप कमेंट करते हो और मैं पढ़ता हूँ ना, तो वैसे ही मेरी सारी मेहनत सक्सेसफुल हो जाती है. तो आप लोग कमेंट करते रहिए यार, सेशन को पसंद करते रहिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करते रहिए. बस फिर तो बेटा मैं रात दिन एक कर दूंगा तुम लोगों के लिए, अपनी साइड से एक्स्ट्रा टाइम निकाल के और मेहनत करूंगा. पॉलिनोमियल्स का फर्स्ट पार्ट कल ही आ जाएगा. दिस इज ऑल्सो माई प्रॉमिस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. जय हिंद दोस्तों.